गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली कक्षा में वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद के अतिरिक्त शेष वैदिक साहित्य से हमें उत्तर वैदिक काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद से संबद्ध ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की संहिताएं आते हैं और इन्हीं के आधार पर हम उत्तर वैदिक काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रसार नए भौगोलिक क्षेत्रों में हुआ, जहां उन्होंने नए राजनीतिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश के पूर्व एवं दक्षिण के क्षेत्र में हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल मध्य देश हो गया। यह क्षेत्र सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। उत्तर वैदिक काल के दो प्रमुख राज्य कुरु और पंचाल मध्य देश में अवस्थित थे। काशी, कौशल, विदेह, मगध एवं बंग या बंगाल प्रदेश के राज्यों का भी उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेख आता है, जिससे विदित होता है कि मगध और बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत के क्षेत्र से आर्य लोग परिचित हो चुके थे। उत्तर वैदिक साहित्य में मत्स्य, वश्य या वत्स एवं अंग, इन तीन जनपदों का भी उल्लेख मिलता है। दक्षिण में आर्यों का प्रसार उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक हुआ, इसका निश्चित सीमांकन कर पाना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य लोग विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर नर्मदा नदी से गोदावरी नदी के क्षेत्र से परिचित हो चुके थे। इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध राज्य विदर्भ, जिसका उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में जनपद राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। राजा अब जन के साथ साथ एक निश्चित प्रदेश का भी अधिपति था। इस समय प्रमुख जनपदों में कुरु, पंचाल, गंधार, केकय, मद्र, मत्स्य, काशी, कौशल, कलिंग, अवंती, विदेह, मगध, विदर्भ, अश्मक, मूलक आदि थे। उत्तर वैदिक काल में राज्यों की शक्ति और आकार में वृद्धि तथा विस्तारवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुशल सैनिक नेतृत्व की आवश्यकता ने अनिवार्य रूप से राजा के अधिकार में वृद्धि की। राजा अधिक ऐश्वर्य से रहने लगा। उसके कुल के लोगों का स्वतंत्र वर्ग बन गया। राजा का प्रधान कार्य सैनिक नेतृत्व और न्याय प्रदान करना था। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक जन संस्थाओं का राजनीतिक महत्व बना रहा और विदथ नामक एक अन्य संस्था का भी उल्लेख मिलता है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार विदथ विद्वानों की एक परिषद थी, जहां गंभीर और शास्त्रीय विचार विमर्श होता था। शासन का संचालन करने में राजा मंत्रियों की एक परिषद की सहायता लेता था। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया है। शतपथ ब्राह्मणों में रत्निनों के संख्या 11 बताई है और इनके पदनामों का उल्लेख किया है, जैसे पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रिय, संग्रहिता, भागदूत, अक्ष्वाप, पालागल, विदूषक आदि। अब राज्य नियमित रूप से कर वसूल करने लगा और भागदूत नामक अधिकारी कर संग्रह का कार्य करता था। उत्तर वैदिक साहित्य में स्थपति तथा शतपति शब्द के उल्लेखों से प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना के संकेत मिलते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप रहता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।
वर्ण प्राय जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत होने लगे थे और धीरे धीरे जातियों के रूप में बदलने लगे थे। क्रमशः बहुत सी जातियां और जनजातियां धीरे धीरे मजबूत और एक दूसरे से अलग होकर बढ़ने लगी। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार पुरुष सूक्त में मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्र और राजन्य एवं विश यानी शेष प्रजाजन। ऋग्वेद में ये केवल व्यवसायिक नाम थे। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्र या विश हो सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चातुर्वर्ण व्यवस्था का विकास हो चुका था और वर्ण भेद की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी थी। तैत्तरीय ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों को अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत धारण करने के लिए कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्थिति विशिष्ट हो गई थी और शूद्रों की स्थिति अपेक्षाकृत हीन होने लगी थी। फिर भी उन्हें शिक्षार्जन और उपनयन संस्कार से वंचित नहीं किया गया था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद के उपनिषदों में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए क्रियाशील बनाना और उसके स्वभाव या गुण कर्म के अनुसार उसकी कर्मशीलता का दिशांकन करना है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समानुपातिक समन्वयीकरण था। उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार की परंपरा सामान्य रूप से बनी रही। कई कारणों से परिवार टूटने भी लगे थे। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में जितनी गौरवपूर्ण दिखाई देती है, उतनी उत्तर वैदिक काल में नहीं दिखाई देती। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का प्रमुख उद्यम था। यजुर्वेद में यव यानी जौ, व्रीहि यानी धान, माश यानी उड़द, गोधूध यानी गेहूं, मुदत यानी मूंग, मसूर आदि अन्नों और दालों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का भी उल्लेख है। कृषि संबंधी तकनीक विकसित हो चुकी थी। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। सिंचाई के लिए वर्षा और कुएं के पानी के अतिरिक्त अथर्ववेद में नहरों के पानी का भी उल्लेख है। अब हम देखते हैं पशुपालन। पशुपालन का महत्व कम नहीं हुआ था। इस समय भी गाय समाज का मुख्य पशु थी। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा विशेष महत्वपूर्ण समझे जाते थे। इस काल में बहुत से शिल्पों एवं व्यवसायों का विकास हो चला था। रथकार, कुलाल, लुहार, हिरण्यकार, चर्मकार, मणिकार, धनुषकार, तंतुवाय, रंगरेज, गायक, नर्तक, सूत, व्याध, मछुए, रसोइये आदि शिल्पों और व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में व्यापारियों के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार देश के व्यापारी अपनी सामग्री के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था और गाय व्यापार का माध्यम थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है निष्क, शतमान, कृषण, पाद जैसे सिक्के भी प्रचलित हो चुके थे। अब हम देखते हैं धार्मिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल के बदलते हुए भौतिक परिदृश्य के साथ धर्म में भी क्लिष्टता और जटिलता का पदार्पण हुआ। इस युग को वेदवाद का युग कहा जा सकता है। कई प्रकार के लंबे, पेचीदे और अधिक खर्चीले यज्ञ होने लगे और इनसे पुरोहित वर्ग का विशेष महत्व स्थापित हुआ। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि विशाल यज्ञों का विकास इस युग में हुआ। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की परिकल्पना में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इंद्र, वरुण आदि की प्रधानता जाती रही। उनके स्थान पर विष्णु, रुद्र, शिव और प्रजापति की प्रधानता हो गई। प्रचलित लौकिक विश्वासों एवं अंधविश्वासों पर आधारित लोक धर्म के बहुत से तत्व अथर्ववेद में दिखाई देते हैं।
इसमें वशीकरण, जादू टोना, मारण, अत्याचार आदि का उल्लेख है। नीति या नैतिक आचरण संबंधी कुछ सिद्धांतों की संस्थागत स्थापना इस काल में हुई। इनमें 5 महायज्ञों एवं 3 ऋणों की कल्पना मुख्य है। अंत में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक और याज्ञिक अनुष्ठानों और कर्मकांड का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर इस काल के अंत में उपनिषदों में ज्ञान मार्गी चिंतन की पराकाष्ठा एवं दार्शनिक प्रश्नों का गूढ़ विवेचन मिलता है।